बहुत समय पहले की बात है। केशवनगर राज्य में एक राजा विक्रम रहते थे, जो बहुत ही दयालु राजा थे। वो अक्सर अपना वेश साधारण बनाकर अपनी प्रजा की मदद के लिए निकलते थे। मुख्यमंत्री जी, मैं सोच रहा हूँ आज का मेरा दौरा जो नदी के पार वाला गांव है उसका होना चाहिए। आपका क्या विचार है? मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ की प्रजा मेरे बारे में क्या विचार रखती है। मैं इससे पहले कभी वहाँ नहीं गया, इसलिए मुझे वहाँ जाने का बड़ा ही शौक है। राजा विक्रम क्योंकि दयालु राजा थे, तो वो अपने राज्य के हर गांव का दौरा करते थे। इस बार वो एक नए गांव में जा रहे थे, जहां इससे पहले वो कभी नहीं गए। उनका घोड़ा भी अक्सर उनके साथ जाता था। इस बार भी उनका घोड़ा उनके साथ जंगल तक आया। अरे मेरे शानदार और शाही घोड़े, तेरा मेरा साथ बस यहीं तक था। यहाँ से आगे मुझे अकेले ही जाना होगा। अगर तुम मेरे साथ गए तो मैं देखकर सभी लोग समझ जाएंगे कि ये शाही घोड़ा है और शाही घोड़े के साथ उसका राजा है। इतना कहकर राजा विक्रम अपने रास्ते पर निकल पड़े और उनका घोड़ा वापस पलट गया। एक साधु अपने ध्यान में बैठे हुए थे कि अचानक से वहां से राजा विक्रम गुजरे। राजा विक्रम भी अपने ही कुछ सोच विचार कर रहे थे। उन्हें साधु पर नजर नहीं पड़ी, मगर जब साधु की नजर राजा विक्रम पर पड़ी तो उनसे कहने लगे, अरे दुष्ट, तुझे नजर नहीं आता एक साधु अपनी प्रशंसा में बैठा है और तो उसके सामने से खामोश गुजर कर जा रहा है। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मैं कुछ अपनी ही सोच विचार में था, मुझे आप नजर ही नहीं आए। मैं क्षमा चाहता हूँ साधु। अरे किस अहंकार पे था तू? तुझे एक साधु अपनी प्रशंसा में नजर नहीं आया तो तुझे क्या नजर आएगा? मैं तुझे श्रापित करता हूँ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू जब तक मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं तलाश करेगा तू अपने घर को वापस नहीं जा सकेगा। मेरा पहला सवाल है, सबसे बड़ा पहलवान कौन है? और दूसरा सवाल है, हम किसके भाग्य का खाते हैं? और मेरा तीसरा सवाल है, जो अपनी बात से करता है उसका क्या अंजाम होता है? तू जब तक मेरे इन 3 सवालों का जवाब तलाश करके नहीं लाएगा तू कभी भी अपने घर को वापस नहीं जा सकेगा। तो कीजिए साधु महाराज, आपके इन 3 सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, मुझे श्रापित ना कीजिए। साधु ने उनकी एक न सुनी और उन्हें श्रापित कर दिया। राजा विक्रम वहां से खामोशी से चले गए और रास्ते में चलते हुए खुद से कहने लगे, ये साधु ने मुझे कैसे सवाल तलाश करने को दिए हैं और मुझे क्यों श्रापित किया है? अरे साधु का शराप नहीं लग सकता, क्योंकि साधु महाराज ने तो मुझे कहा है तुम अपने घर को नहीं लौट सकते। पर मेरा घर तो नहीं है, मेरा तो महल है। बेहतर यही है यहाँ से सीधा मैं अपने महल को चला जाता हूँ। महाराजा विक्रम जिस जंगल से अपने महल को लौट रहे थे, उसी जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। इस पेड़ में एक बिल था जिसमें एक सर्प रहता था, और उसी पेड़ के सामने एक और पेड़ था जिस पर एक बाज बैठा था। अरे ये बाज तो मेरी ही ताड़ में बैठा हुआ है, ये तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो क्या मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा? अरे कहीं से राजा विक्रम आ जाएं, वो मेरी मदद कर सकते हैं, वो मुझे इस बात से जरूर बचाएंगे। अरे कोई सुन रहा हो तो राजा विक्रम को भेज दो, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। आज तो निकल, मैं भी तेरी ही ताड़ में बैठा हुआ हूँ, आज तो तुझे अपना शिकार बनाकर ही रहूंगा। सर्प भी राजा विक्रम को पुकार ही रहा होता है कि राजा विक्रम उसी जंगल से गुजरते हैं। सर्प की नजर राजा विक्रम पर पड़ती है, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाता और उनसे कहता है, ए बोले व्यक्ति, अगर तुम राजा विक्रम के महल की ओर जा रहे हो तो उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। ए तुम किस मुसीबत में हो? मुझे बताओ, मैं ही तो राजा विक्रम हूँ। क्या आप राजा विक्रम हैं? राजा विक्रम, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। वो सामने देखिए, उस पेड़ पर एक बाज बैठा हुआ है जो मेरी ही ताड़ में बैठा है, मुझे उससे बचा लीजिए राजा विक्रम। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। नहीं नहीं राजन, जब आप मुझे अपने साथ ले जाकर कहीं दूर छोड़ेंगे तो ये बाज मुझे देख लेगा और फिर वहीं पर बैठ जाएगा और मौका मिलते ही मुझे मार देगा। राजन, आप मुझे अपने पेट में स्थान दे दीजिए,
मैं आपके पेट में बैठा रहूंगा और कहीं दूर जाकर आप मुझे बताना, मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम क्योंकि एक दयालु राजा थे तो उन्हें सांप पर रहम आ गया। उन्होंने सांप की बात मान ली और सांप को अपने पेट में बैठने के लिए स्थान दे दिया। राजा विक्रम उसे अपने साथ लेकर कहीं दूर निकल पड़े। बहुत दूर एक नदी के पास आकर राजा विक्रम ने सांप को आवाज दी। ए सरपराज, अब आप बाहर आ जाएं मेरे पेट से। ये सुनसान वन है, इसने कोई भी बाज आपको परेशान नहीं करेगा। नहीं महाराज, मैं अब आपके पेट से बाहर नहीं आने वाला हूँ। क्यों भाई? आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना। देखो महाराज, वादा तो मैंने आपसे किया था, मगर जो आनंद आपके पेट में रहने का है ना, वो बाहर कहाँ। अब मैं आपके पेट से बाहर कभी नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे और आगे बढ़ने लगे कि बहुत ही दुष्ट सर्प है, अब इसके साथ क्या करूं। उसके जहर की वजह से राजा विक्रम के शरीर से कोढ़ फूटने लगा। राजा विक्रम चलते चलते एक झोंपड़ी में आ पहुंचे। वहां उन्हें रहने की जगह मिल गई। अगर मैं अभी राजधानी को वापस जाऊंगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं कोढ़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी तो छुटकारा पाना है ना। राजा विक्रम एक झोंपड़ी में सो जाते हैं। उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगता है और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। राजा विक्रम अब एक कोढ़ी की हालत में थे। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती, और श्रावस्ती नगरी के महाराज थे ताम्रध्वज महाराज, जिनकी 2 पुत्रियां थीं। राजा ताम्रध्वज बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि मेरी दोनों सपुत्रियां यहाँ मौजूद ही। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बताओ मेरी बेटियों, तुम दोनों किसके भाग्य का खापी हो? ये सवाल सुनते ही राजा की एक बेटी डर कर बोली, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। जबकि राजा की दूसरी बेटी, जिसका नाम चित्ररेखा था, उसने जवाब दिया कि मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, बल्कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। जवाब सुनकर महाराजा को बहुत गुस्सा आया। मंत्री जी, मैंने आपको बड़े ही उचित कार्य के लिए बुलाया है। मेरी बड़ी बेटी की शादी के लिए आप कोई महल बेची और मेरी छोटी बेटी चित्ररेखा की शादी के लिए कोई कोढ़ी या कोई लूला लहरा व्यक्ति देखिए। जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए। जो हुक्म महाराज। राजा ताम्रध्वज के मंत्री उनके कहने पर उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता एक महल में कराए और छोटी बेटी चित्ररेखा के लिए ऐसा वर ढूंढने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वो बहुत दूर आ गए और फिर उसी झोंपड़ी के पास आ पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजा विक्रम को कोढ़ी की हालत में देखा। तो ए सिपाही, वो शख्स जो महाराजा ताम्रध्वज को अपनी छोटी बेबी चित्ररेखा पे लिए चाहिए था, वो तो यहाँ है। और महाराजा को जाकर सूचित करते हैं कि चित्ररेखा पे लिए उनके बताया हुआ वर हमने टूट लिया है। महाराजा ताम्रध्वज के मंत्री ने महाराजा को सूचित किया और फिर महाराजा ताम्रध्वज के कहने पर उनकी छोटी बेटी चित्ररेखा का विवाह एक कोढ़ी यानी राजा विक्रम से करवा दिया गया। चित्ररेखा, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। तुम एक राजा की बेटी हो, मगर राजा ने तुम्हारी शादी एक कोढ़ी के साथ करवा दी। आखिर क्यों? हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। जिसके जवाब में मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। वो इस बात को सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने ये फैसला किया कि वो मेरी शादी किसी कोढ़ी से करवा देंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं अपने भाग्य का नहीं बल्कि उनके भाग्य का खाती थी। चित्ररेखा बहुत ही पतिव्रता लड़की थी। वो राजा विक्रम की दिन रात सेवा करती और अपने सारे काम काज करती। यहाँ तक कि वो जंगल से लकड़ियाँ लाकर चूल्हे में आग जलाकर खाना बनाती थी। चित्ररेखा बहुत ही कठिन की जिंदगी गुजार रही थी।
यह साधु की श्रापित करने की वजह से हुआ है। कहां मैं एक राजा की जिंदगी गुजार रहा था और आज मैं एक कोड़ी की हालत में पड़ा हुआ। समय ने मुझे कहां से कहां ला दिया। अरे साधु के पहले सवाल का जवाब तो यही है। समय सबसे बड़ा बैलवान है जिसने मुझे एक राजा से पटक कर एक कोड़ी बना दिया है। मुझे उसकी पहले सवाल का जवाब तो मिल गया है। एक दिन राजा विक्रम बाहर धूप में सो रहे थे, कोड़ी की हालत में थे और बहुत बदबू आ रही थी। साथ ही चित्ररेखा बैठी हुई थी। चित्ररेखा अपनी परेशानियों में बैठी हुई थी कि अचानक से वहां से एक सांप गुजरा और वो राजा विक्रम के पेट के अंदर जो सांप था उसे पुकार कर कहने लगा, गोश्त, तुझे शर्म नहीं आई? इस राजा ने तो तुझे बात से बचाने के लिए अपने पेट में स्थान दिया था, मगर तूने तो अपना वादा ही तोड़ दिया। कुंडली मारकर उसके पेट में बैठा हुआ है। अरे तुझे तो डूब मरना चाहिए है। अगर कोई यहाँ मेरी आवाज सुन रहा है तो राजा को एक गिलास गंगा जल पिला दे। तेरे टुकड़े होकर तू मल के रास्ते से बाहर आ जाएगा और फिर ये राजा की जान छूट जाएगी तुझसे। अरे तू मुझे कह रहा है डूब मरने को? अरे डूब कर तो तुझे मरना चाहिए। कहीं सालों से उस खजाने पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। वो खजाना अगर गरीबों में बांटा जाता तो सब सुख शांति की जिंदगी जी रहे होते, मगर उस पर तो तू कुंडली मारकर बैठा हुआ है। यहाँ कोई मेरी पुकार सुन रहा है ना, तो एक बोतल पीपा तेल गरम करके तेरे बिल में डाल दे, तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे। दोनों सांपों की सभी बातें चित्ररेखा बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। वो एक साधु के पास गंगा जल लाने के लिए निकल पड़ी। साधु के पास जाकर उसने सारी बात बताई। साधु ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। वो गंगा जल लाकर उसने राजा विक्रम को पिला दिया। आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं जी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। अब आप मेरी एक बात बेहद से सुनी। यही से जाकर मुझे पीपा तेल माकर दे दे। यहाँ पर राजा विक्रम को अपने दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। जो अपनी बात से मुकरता है उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। राजा विक्रम ने चित्ररेखा के कहने पर पीपा तेल लाया और फिर दोनों वो तेल गरम लेकर के बिल के पास जा पहुँचे जहाँ पर वो सांप रहता था। उन्होंने वो गरम तेल उसके बिल में डाल दिया और सांप के वहाँ 100 टुकड़े हो गए। फिर उन्होंने वो सारा खजाना बाहर निकाल दिया। रेखा, मैंने अभी तक तुमसे एक बात छुपाई है। मेरे केशव नगर का राजा विक्रम हूँ। मैं इस हालत में एक साधु के शराब की वजह से पहुंचा था। उसने मुझे जिन 3 सवालों के जवाब तलाश करने को दिए भी, उन्हीं तीनों सवालों का जवाब मुझे मिल गया है। हम सब अपने भाग्य तो खाते हैं और ये सब तुम्हारा अपना भाग्य है। अब राजा विक्रम समझ गए थे कि वो शराब से मुक्त हो चुके हैं और वो अपने महल जा सकते हैं। उन्होंने चित्ररेखा से कहा कि हम अपने महल केशव नगर चलते हैं, मगर चित्ररेखा ने मना कर दिया कि नहीं, इस खजाने से यहाँ पर एक दूसरा महल बनाया जाए ताकि मैं अपने पिताश्री को ये बात बता सकूं कि उन्होंने जिस जंगल में मेरी शादी करवाई थी, मेरे अपने भाग्य से मैंने वहाँ पर महल बनवा दिया है, ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो। और फिर चित्ररेखा ने उसी जंगल में अपना शानदार महल बनवाया और फिर अपने पिताश्री को अपने महल में आमंत्रण किया।